हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन रियल एनालिसिस में एक और लेक्चर करेंगे बेटा। और ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। सीक्वेंस के ऊपर ही कर रहे हैं अपन सारी चीज़ कि सिद्ध कीजिए कि अनुक्रम एक्स एन जहाँ एक्स एन इज इक्वल टू क्या है 1 + 1 अपॉन एन की होल पावर एन फॉर ईच एन बिलोंग टू एन अभिसारी है और इसकी सीमा 2 तथा 3 के मध्य है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है एक्चुअल में एग्जाम में कई बार आता है अपने। एक तो ये क्वेश्चन और एक एन की पावर 1 अपॉन एन इसको अभिसरित होता है एक को, तो ये अपन कर चुके हैं। तो ये दो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट हैं, इसमें ये ध्यान रखना। बाकी क्वेश्चन जैसे कल मैंने कराया था वो वाला भी बहुत ज़्यादा मोस्ट था। तो वो ये कहता है कि ये एक अनुक्रम है और इसको अपने को क्या प्रूव करना है, अभिसारी, और साथ में इसकी जो सीमा है वो 2 और 3 के मध्य है। तो अगर लास्ट ईयर ये क्वेश्चन नहीं आए होते दोनों, तो इनकी आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है थर्ड यूनिट में, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो अभिसारी प्रूव करना अनुक्रम को, तो पहले इसको आप एकदिश वर्धमान या ह्रासमान बताओ और फिर उसके बाद इसको परिबद्ध बताओ, और फिर जब ये दोनों हो जाएगा तो थ्योरम से क्या हो जाएगा, ये अभिसारी। तो ये काम अपन अच्छी तरह से सीख चुके हैं लगभग, कि कैसे अनुक्रम को कैसे बताया जाता है। तो ये कहता है कि इसको जब अपन करेंगे सॉल्व, तो मैं अभी हटा रहा हूँ बेटा सारा क्वेश्चन क्योंकि बड़ा लंबा क्वेश्चन है ये, तो मैं स्टेप समझा रहा हूँ, बाकी आप किताब से ही सारा कर लेना है इसको। ठीक है, तो वही कहता है n बिलोंग टू n है, अतः बाइनोमियल थ्योरम यानी द्विपद प्रमेय से अपन क्या करेंगे बेटा कि xn + 1 में से xn घटाएंगे। तो ये कहता है n बिलोंग टू n है, अतः द्विपद प्रमेय से जो बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है कि 1 + 1 अपॉन n की होल पावर n, ये 1 + x की पावर n एक प्रकार से ये दिया हुआ है उसने। ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम से खोल लो इसको आप। तो ये टर्म खोलनी आनी चाहिए आपको। तो क्या लिखते हैं अपन 1, जैसा करिए यहाँ 1 + x की पावर n होता तो आप लिख देते साहब 1 + nc1 इंटू एक्स, फिर उसके बाद आप लिख देते nc2 इंटू x², और लास्ट में टर्म कहाँ जाती थी x की पावर n पर। तो उससे ही अपन इस बाइनोमियल थ्योरम से इसको खोलेंगे। तो n इंटू 1 अपॉन n 1 + nx, तो n इंटू 1 अपॉन n। ठीक है, x का मान ये। फिर nc2 का मान क्या होता है n इंटू n - 1/2, और फिर क्या लिखेंगे अपन 1 अपॉन n²। ठीक है, और ऐसे करते करते 3 डॉट लगाना। और तीसरा भी आप चाहो तो लिख दो इसमें टर्म कि n इंटू n - 1 n - 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 1 अपॉन n² था या क्यू आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। और ऐसे करते करते टर्म जाएंगी, 3 टर्म के बाद आप लास्ट टर्म पे पहुंचोगे और वो क्या लिखोगे, x की पावर n आ जाती है, 1 + x की होल पावर n है, तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगी x की पावर n, तो 1 अपॉन n की पावर n। तो ये अपन ने लिख दी टर्म्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, बुक में साफ लिखा हुआ है 1 अपॉन n 1 अपॉन n², 1 अपॉन n³ 1 अपॉन n की पावर n। ये आप थोड़ा सा टर्म्स ध्यान रखना। ठीक है, अब इस टर्म को मैं वापस रीराइट कर रहा हूँ, तो ये देखो थोड़ा सा कैसे लिखते हैं, 1 + 1 n इंटू n यानी 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर n² है यहाँ पर देखो, तो ये n से n कैंसिल हो जाएगा एक तो, और एक n बचेगा उसका भाग लगा देंगे इसमें। तो ये क्या आएगी टर्म अपने पास 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 1 - 1 अपॉन n। ये लिखना आना चाहिए बेटा आपको। इस टर्म को क्या लिखा मैंने, ये n से n कैंसिल, फिर इस n का भाग लगाया इसमें, तो ये चीज़ आ गई। ये लिखना आ जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद तीसरी टर्म लिखो आप इसकी 1 + फैक्टोरियल 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 n³ n² बचेगा, एक n का भाग लगाना लगेगा, तो 1 - 1 अपॉन n 1 - 2 अपॉन n, ये लिख देंगे अपन इसको। ठीक है, और ऐसे करते करते प्लस और फिर 3 डॉट इसके बाद की टर्म मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो टर्म कौन सी बचेगी अब, ये वाली बस खाली। ठीक है, पहली टर्म में कोई दिक्कत नहीं आई, लिख दिया। दूसरी टर्म में कोई दिक्कत नहीं आई, लिख दी। इस टर्म से ये टर्म बन गई साहब। इस टर्म से ये टर्म बन गई साहब। इसके बाद हमें लास्ट टर्म लिखनी है। अब जो लास्ट टर्म लिखी है तो कहते हैं साहब इसकी भी सिमेट्री बनाओ इसी के अकॉर्डिंग। तो ये जो मैंने गोला किया है ना अभी लास्ट में यहाँ पर, इसमें क्या किया है उसने, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n लिख दिया। इसको लिख सकते हैं भाई किसी भी चीज़ को ऊपर लिख दिया और उसी चीज़ को नीचे लिख दिया, तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n से इस चीज़ को लास्ट वाली टर्म को क्या कर दिया इसने, गुणा कर दिया इस प्रकार से।
और इसको गुणा करते ही ये जो चीज़ है वो क्या बन जाएगी, ये जो फैक्टोरियल एन है, मैं देखो इसको पूरा अलग से लिख के बताऊंगा आपको, नहीं तो बड़ी दिक्कत वाला काम है। यही एक टर्म है जो इसमें दिक्कत करती है। पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, और वो किस तरीके से सॉल्व होगी अब आप इसको देखेंगे। तो ऊपर वाला फैक्टोरियल एन आप लिख दो एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, 3.1, ठीक है। नीचे n की पावर n तो ये है ही, इसको तो कोई मिटा ही नहीं सकते आप, ठीक है। और ये जो फैक्टोरियल n है इसको छेड़ो मत, ये एज इट इज रहेगा, ठीक है, नीचे वाला। अब ये जो n की पावर n है इसमें भाग लगाओ, ये कितनी बार है, कितनी बार n लिखा है, n बार, तो n से n यहाँ कट जाएगा, एक n यहाँ, तो 1 माइनस 1/n, यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस 2/n, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस 3/n, ठीक है। तो ये टर्म मैं लिख रहा हूँ देखो नीचे आपके सामने, इसके जस्ट बाद जो अपन लिखता है बुक वाला कि 1 अपॉन फैक्टोरियल n, इसको तो छेड़ा नहीं, ठीक है। और फिर क्या लिखा है इसने, पहला पद ये तो कट गए, अब ये 1 माइनस 1/n, 1 माइनस 2/n, 1 माइनस 3/n, ठीक है, ये लिख दिया इसने, 3 टर्म तो लिख दी। अब इसके बाद ये 3 to 1 बचा है, तो 3 to 1 को भी इसने कैसे लिखा है, इसको देखो अब आप। तो ये 3 to 1, ये लास्ट वाली टर्म लिख रहा हूं मैं, देखो क्या कि 1 माइनस n माइनस 1/n, 1 को ऐसे लिखा है इसने, कैसे कि आप भाई ये जो 1 है ये कैसे लिखा जा सकता है बेटा, 1 माइनस n माइनस 1 अपॉन n, जब इसको सॉल्व करोगे तो n माइनस n प्लस 1, ठीक है, तो n में से n गए तो वही 1/n ही बचेगा, क्योंकि 1/n तो थ्रू आउट चल रहा है, तो वो उससे अपन लेके चल रहे हैं। तो ये लिखना आना चाहिए आपको जो मैंने लिखा है लास्ट में, ठीक है। ये अच्छी तरह समझ में आ गया कि लास्ट वाली जो चीज़ है, ये जो 1 है इसको तो ऐसे लिखा 1 माइनस n माइनस 1 अपॉन n, और ये सारी चीज़ इसमें एडजस्ट हो गई। n की पावर n का मतलब क्या है, यहाँ n इंटू n कितनी बार है ये, n बार, तो ये एक भाग कट गया, इससे कौन सी टर्म आई, ये वाली, इससे कौन सी टर्म आई, ये वाली, इससे कौन सी टर्म आई, ये वाली, और लास्ट से कौन सी टर्म आई, ये वाली। तो अभी मैंने पूरा लिख दिया तुम्हारे सामने, ठीक है, क्लियर हो गई चीज़। अब वो ये कहता है इसी से आप xn प्लस 1 लिख दो, ठीक है। तो xn प्लस 1 में क्या आ जाएगा, ये xn है, xn प्लस 1 में 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, 1 माइनस n प्लस 1, 1 माइनस 2 अपॉन n प्लस 1, तो वो लिख देते हैं अपन। तो अब नए सिरे से मैं क्या लिख रहा हूँ, xn प्लस 1, ठीक है, वो लिखते हैं अपन। तो कहता है क्यों लिख रहे हैं xn प्लस 1, क्योंकि अपने को अनुक्रम को एक दिश वर्धमान या ह्रासमान बताना है। तो xn प्लस 1 में से xn घटाएं और उसका मान यदि ग्रेटर देन 0 आ जाए तब तो ये अनुक्रम क्या होगा, एक दिश वर्धमान, और लेस देन 0 आ जाए तब अनुक्रम क्या होगा, एक दिश ह्रासमान। तो वो लिख रहा है वो। तो पहली टर्म सेम, फिर 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 क्या लिखेंगे, 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। फिर प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, और दूसरी टर्म क्या आएगी, 1 माइनस 2 अपॉन n प्लस 1। टर्म्स लिखनी आनी चाहिए, बाकी सब किताब में लिखा हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि समझ में नहीं आते हैं क्वेश्चन, फिर दिक्कत करते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। लास्ट वाली टर्म 1 अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 1, ठीक है, 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, 1 माइनस 2 अपॉन n प्लस 1, और ऐसे करते करते अपन लिखेंगे क्या, डॉट डॉट डॉट, और इसको लिख देंगे 1 माइनस n अपॉन n प्लस 1, ये टर्म ये हो जाएगी, ठीक है। तो ये xn प्लस 1 लिख दिया मैंने तुम्हारे सामने, ठीक। इसको जो पहली वाली टर्म थी xn, इसको तो नंबर 1 दे दिया और इसको नंबर 2 दे दिया है बुक वाले ने, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको xn समझ में आ गया, xn प्लस 1 समझ में आ गया कैसे लिखा है। अब इसके बाद वो एक कुछ एडजस्टमेंट करता है कि भाई xn प्लस 1 को वो ये कह रहा है xn से बड़ा दिखाना है, तो वो एडजस्टमेंट कैसे करता है, देखो ये भी अब चाहिए कि स्टेप, लेकिन आप थोड़ा सा वीडियो में ये वाली पद लिख के रख लेना, ठीक है। तो ये कहता है क्योंकि 1 अपॉन n प्लस 1 हर हालत में किससे छोटा होगा, 1 अपॉन n से, तो ये जो टर्म्स है ना, ये वाली टर्म्स, और उसमें क्या थी ये टर्म 1 माइनस 1 अपॉन n, इनका कंपेयर करेगा, क्योंकि ये तो सेम है दोनों में,
तो इसको और इसको इसका कंपेयर करके बता रहा है कि कौन सी टर्म बड़ी होगी, उससे ही फिर अपन निकाल लेंगे कि xn+1 बड़ा होगा या xn बड़ा होगा। तो वो जानते हैं अपन n+1 n से बड़ा होता है, इसलिए 1/n+1 1/n से छोटा होगा। लेकिन चाहिए क्या, माइनस वाली टर्म। तो वो ये कहता है कि साहब हम अगर इसको ऐसे भी लिख दें कि इट इम्प्लाइज -1/n+1 ग्रेटर देन हो जाएगा -1/n, माइनस से गुणा कर दो दोनों तरफ, ठीक है। फिर वो ये कहता है कि अगर इसमें से मैं 1 भी घटा दूँ, 1 में से ये टर्म घटा दूँ, तो भी चीज़ वही रहेगी, तो ये वाली चीज़ भी एज इट इज़ रहेगी, ठीक है। इसी प्रकार 1 - k/n+1 ग्रेटर देन होगा 1 - k/nc, ठीक है। जहाँ k बराबर क्या है, 1 है, 2 है, 3 है और n-1 है। सबके लिए ये चीज़ हो गई अब, ठीक है। तो ये जो भी चीज़ लिखी है मैंने, इसके लिए साथ में ये जो चीज़ है किससे बड़ी हो जाएगी, 1 - 2/n+1 किससे बड़ा हो जाएगा, 1 - 2/n से। 1 - 3/n+1 किससे बड़ा हो जाएगा, 1 - 3/n से। तो ये सारी चीज़ें अपन ने एक में ले ली, ठीक है। और वो ये कहता है कि अब जब ये देखेंगे अपन कि ये वाली जो टर्म्स हैं, ये जो टर्म्स हैं और xn की ये जो तीसरी टर्म्स हैं, तो इनमें अंतर आने लग गया। और ये टर्म्स क्या है कि ये वाली टर्म्स किससे बड़ी है, उस वाली टर्म से, xn वाली टर्म से। तो इसलिए xn+1 का मान क्या आ जाएगा, xn से बड़ा। तो आप क्या लिखोगे यहाँ, उसको देखो बुक में कैसे लिखा है उन्होंने कि xn+1 के प्रसार में, xn1+ के प्रसार में 3 में तीसरे पद, लिखना जरूरी नहीं है लेकिन मैं समझा दे रहा हूं आपको, 3 में तीसरे पद से अनुक्रम का प्रत्येक पद, तीसरे पद से अनुक्रम का प्रत्येक पद xn के प्रसार से बड़ा है। तो ये कह रहा है जो xn+1 का जो प्रसार है उसमें तीसरी टर्म से, तीसरी टर्म किसकी, xn+1 की, और तीसरी टर्म किसकी, xn की। तो xn+1 की तीसरी टर्म xn की तीसरी टर्म से बड़ी है, xn+1 की चौथी टर्म xn की चौथी टर्म से बड़ी है। ये कहना चाह रहा है वो, तीसरे पद से अनुक्रम का प्रत्येक पद xn के प्रसार से बड़ा है। आप चाहो तो इंडिपेंडेंट लिख के बता देना उसको, क्योंकि ये तीसरा पद इससे बड़ा है, चौथा पद इससे बड़ा है। अतः लास्ट में क्या कह देगा वो, इट इम्प्लाइज xn+1 बड़ा है xn से फॉर ईच n बिलोंग टू n। अतः इट इम्प्लाइज xn एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम है, एक दिष्ट निरंतर वर्धमान है लेकिन अपन खाली एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम है, ठीक है। अब इसके बाद वो कहता है जो अपना ओरिजिनल पद है xn, वो लिख दो आप, उसको क्या बताना है अपने को, परिपथ। तो पुनः एक से xn बराबर, आप एक बार और लिख रहा हूं मैं, 1 + 1 1/2 1 - 1/n 1/3 1 - 1/n 1 - 2/n प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये क्या लिखा है इसने, प्लस 1/n, जो एक वाला पद है वो लिख रहा है वो पूरा 1 - 1/n 1 - 2/n, और लास्ट में इसने लिखा है इसको 1 - n-1/n, ठीक है। अब वो ये कहता है ये वाली टर्म हमेशा इससे कम होगी, 1 + 1 यहाँ तो सेम रखा है, प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस, ये सारी टर्म्स हटा दी उसने साइड की, 1/4, इस तरह से करता करता जाएगा और वो लास्ट की एक टर्म बचा लेगा 1/, है, ठीक है। और जब ये चीज़ इससे कम है तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन कि विच इज़, ये कम या बराबर बताइए, इसमें ये वाली स्टेप इससे या तो कम होगी या इसके बराबर होगी, क्योंकि 2 पद में ले लेगा वो, तो ये 2 पद बराबर भी आ जाएंगे, इसलिए ये लिखा है इसने।
फिर इसके बाद वो कहता है कि ये डेफिनेटली इससे कम होगी। अब 1 + 1/2, ठीक है, 1/3 की जगह ले लेगा 1/2²। 1/3 कितना होगा 1/6, और ये कितना होगा 1/4, तो 6 4 से बड़ा है, तो इसलिए 4 1/2² किससे बड़ा होगा 1/3 से, ठीक है। और इनकी जगह वो रिप्लेस कर देगा 2 की पावर सारी, और वो लास्ट में इसको यहाँ तक ले जाएगा, यहाँ तक 1/2n-1 तक, ठीक है। अब वो ये कहता है कि ये सारी चीज़ करने के बाद बुक में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी लिखी है, पर मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया है जान के, क्योंकि आप यहीं से चल सकते हो डायरेक्ट सारी की सारी चीज़ों पे। विच इज़ लेस देन, xn को लेके चल रहे हैं अपन, तो xn इज़ लेस देन, अब क्या हो गया 1 प्लस, अब इस सीरीज़ को उससे कैलकुलेट कर लिया, गुणोत्तर श्रेणी बन गई है। गुणोत्तर श्रेणी का मान क्या आ जाएगा a × 1 - Rn 1/2 की पावर n अपॉन क्या लिखेगा ये 1 - 1/2, ठीक है। तो ये जो 2n-1 है इसकी जगह भी ये 2 की पावर n ले सकता है बेटा, ये ध्यान रखना। और आप चाहो तो ऐसे ही रहने दो, तो a × 1 - Rn अपॉन 1 - R होता है, तो इसका मान ले लिया, यहाँ से गुणोत्तर श्रेणी उठाई इसने, तो पहला पद a अपना कौन सा है, तो a × 1 - Rn, तो a का मान कितना है यहाँ 1 है, a × 1 - Rn अपॉन 1 - R, तो R कितना है यहाँ, सारा अनुपात सब में 1/2 है, इसलिए ये चीज़ इसने ले ली है, ठीक है। और अब इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं अपन, कि कोई कहता है कि ये हाफ बचेगा, तो xn का मान जो है क्या क्या आ गया अपने पास 1, xn इज़ लेस देन 1 + 2, 1 में से हाफ गया 2, और ये 2 इधर आ जाएगा 1 - 2/n, और ये चीज़ अब क्या हो जाएगी, विच इज़ xn इज़ लेस देन 3 - 1/2n-1 फॉर ईच n बिलोंग टू n, ये आ जाएगा बेटा, ठीक है, ये जुड़ जाएगा, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्वेश्चन बहुत लंबे हैं और बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब बुक अगर होती सामने तुम्हारे सबके तो अपन कर देते। तो वो ये कहता है कि xn का मान 3 - 1/2n-1 से कम आएगा जब भी n बिलोंग टू n होगा। तो वो कहता है जैसे n बराबर 1 रखोगे तो 3 में से कुछ घटेगा, n बराबर 2 रखोगे तो 3 में से कुछ घटेगा। तो निश्चित रूप से वो ये कहता है xn जो है लेस देन 3 आएगा फॉर ईच n बिलोंग टू n। xn का मान क्या आएगा, लेस देन 3 आएगा फॉर ईच n बिलोंग टू n। इट इम्प्लाइज xn ऊपर से परिबद्ध है, इसका मतलब xn क्या है, ऊपर से परिबद्ध है। और xn हर हालत में क्या है, ग्रेटर देन 2 है फॉर ईच n बिलोंग टू n, ठीक है। वो ये कहता है xn का मान हर हालत में किससे बड़ा आएगा, 2 से बड़ा आएगा, क्योंकि xn शुरू कहाँ से हो रहा है 1 + 1 और 1/2, तो जो आपने जो पहला पद है फिर दूसरा पद भी 1 है, तो उन दोनों का मान 2 तो होगा ही, और 2 से ज़्यादा जुड़ ही रहा है, तो xn इज़ ग्रेटर देन 2 फॉर ईच n बिलोंग टू n। अतः लास्ट में लिख दोगे आप क्या, कि xn का मान जो है हर हालत में क्या आ गया, xn ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 3 फॉर ईच n बिलोंग टू n, ठीक है। इट इम्प्लाइज लिमिट xn ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 3। अतः लिमिट xn 2 एवं 3 के मध्य है। और लास्ट में आपने ये भी बता दिया कि भाई अनुक्रम एक दिष्ट वर्तमान है, एक दिष्ट ऊपर से परिबद्ध है, इसलिए ये अनुक्रम अभिसारी है, तो ये लिख देना। तो ये पूरा बुक से ही आपको करना है बेटा क्वेश्चन, मैंने सिर्फ स्टेप खोल खोल के कराई हैं। अनुक्रम के हर क्वेश्चन में आप 20 मिनट लगेंगे कम से कम मेरे को, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ अनुक्रम का बाद का पार्ट जो है थोड़ा सा हार्ड हो जाता है कई बार, तो वो चीज़ अपने को डरना नहीं है, करना तो है ही, तो उसी हिसाब से अपन चलेंगे बेटा।